नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बुधवार की रात हल्दी की रस्म के दौरान दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। इस हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। मरने वालों में महिलाएं और बच्चियां शामिल हैं। बताया जा रहा है कि गांव में एक शादी समारोह में पहले हल्दी रस्म के दौरान सभी महिलाएं कुएं की जाली पर बैठकर पूजा कर रही थी, तभी जाली टूट गई और सभी उसमें गिर गई। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने गांव के लोगों की मदद से महिलाओं को कुएं से बाहर निकालने का काम शुरू किया। कुशीनगर में हुए इस हादसे के बाद गांव के ही एक युवक ने बताया कि एम्बुलेंस के लिए कई बार फोन किया गया। 10 लोगों ने समय समय पर एम्बुलेंस के लिए फोन किया, लेकिन मदद करने कोई एम्बुलेंस नहीं पहुंची। ये हालात तब देखने को मिले जब घटनास्थल से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर ही एक अस्पताल मौजूद है। हादसे के बाद जब मौके पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो प्राइवेट जीप और पुलिस की गाड़ियों से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। कुशीनगर में हुए इस हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जाहिर किया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कुशीनगर हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा कि कुशीनगर में हुए दुखद हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की ओर से 2-2 लाख रुपए, घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही जिला प्रशासन ने भी मुआवजे का ऐलान किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए कुशीनगर से एफएम संवाददाता राजेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, जो ये बड़ा हादसा हुआ है, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में अब तक? सर, अब तक ये मौके पर डीएम और एसपी कुशीनगर पहुंच चुके हैं और ग्रामीणों को समझाने में लगे हुए हैं, जबकि ग्रामीण स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का आरोप लगाते हुए उनसे शिकायतें की और रोड भी जाम कर दिए थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ग्रामीण मान गए हैं और डीएम और एसपी उनको स्वास्थ्य विभाग पे कार्रवाई करने का आश्वासन दिए हैं। उनके द्वारा जो प्रशासन द्वारा ये मुआवजा दिया जाना है वो आज ही दिया जाएगा, ऐसा डीएम साहब ने ग्रामीणों से आश्वासन दिया है। राजेश, अगर इस पूरे मामले की बात करें तो इस हादसे के पीछे क्या कुछ वजह आ रही है और कितने लोग इस कुएं में गिरे थे, कितने सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए, कितनों की जो स्थिति है वो सामान्य है अभी? जी, इसमें लगभग 2 दर्जन लोग गिर गए थे इस कुएं में जी, और 13 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी। अभी कुछ लोग का इलाज चल रहा है, आंकड़ा बढ़ भी सकता है। प्रशासन की अगर हम बात करें, जिस तरह से जो परिजन हैं, जो गांव वाले हैं, उनका आरोप है कि एम्बुलेंस समय से नहीं पहुंची। उसके बाद प्रशासन की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? सर, यहाँ जब डीएम साहब आए तो ग्रामीणों ने उनको घेर लिया है और रोड जाम भी कर दिया है जी। और उनका मांग है कि यहाँ जो हॉस्पिटल है वो काफी दूर पड़ता है, जबकि नबिया नौरंगिया के नाम से ही हॉस्पिटल है, तो यहाँ पर वो हॉस्पिटल यहाँ स्थापित किया जाए और स्वास्थ्य विभाग पे डॉक्टरों और जो एम्बुलेंस वाले हैं इन पे कार्रवाई की जाए, ऐसा उनका मांग है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका तमाम जानकारी के लिए। देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का चुनाव प्रचार अब आखिरी दौर में है। लिहाजा सारे नेता जनता को लुभाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं और इसी कड़ी में पंजाब के बाद पीएम मोदी आज यूपी में पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए जाएंगे। पीएम मोदी यूपी के फतेहपुर में सभा करेंगे। पीएम मोदी फतेहपुर की सरजमी में दूसरी बार आ रहे हैं। पीएम मोदी की जो फतेहपुर में जनसभा है उसमें काफी लोग पहुंचने वाले हैं। हालांकि फतेहपुर में चुनाव चौथे चरण में होना है। पीएम मोदी के मंच पर सीएम योगी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। इस रैली से पीएम और सीएम फतेहपुर और बांदा 2 जिलों के वोटरों को साधने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री ने जनसभा से बांदा फतेहपुर की सभी 10 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही आसपास की सभी विधानसभा क्षेत्र में वर्चुअल प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर जनसभा स्थल में 3:40 पर उतरेगा। इसके पहले वो 19 फरवरी 2017 को विधानसभा चुनाव की रैली को संबोधित करने इस स्थान पर आए थे। 5 साल बाद उसी स्थान पर रैली करके चुनावी माहौल को प्रधानमंत्री धार देंगे और फतेहपुर में तकरीबन 65 मिनट बिताएंगे।
यूपी में चुनावी गर्मी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। 2 चरण तक चुनावी प्रचार से गायब दिखे सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव आज मैनपुरी में सपा गठबंधन के पक्ष में प्रचार करेंगे। इसको लेकर मैनपुरी के साथ प्रदेश के चुनाव की गर्मी बढ़ गई है। मुलायम सिंह मैनपुरी के कोसमा में आयोजित चुनावी जनसभा में भाग लेने जा रहे हैं। इससे पहले 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव मैनपुरी लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल करने आए थे। इसके बाद वे मैनपुरी नहीं आ पाए हैं। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव बीते कई दिनों से बीमार चल रहे हैं और ऐसे में मुलायम सिंह यादव का चुनाव प्रचार में आना सपा के लिए कितना फायदेमंद होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मुलायम सिंह यादव के प्रचार में आने से सपा कार्यकर्ताओं के हौसले काफी बुलंद हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में मतदान के तीसरे चरण से पहले कानपुर बुंदेलखंड परिक्षेत्र में स्टार प्रचारकों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस कड़ी में औरैया और कानपुर देहात के बाद बुधवार की दोपहर बाद जनसभा करने पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव को मंच पर अचानक से गुस्सा आ गया और वो माइक से ए पुलिस कहने लगे। उनकी ऐसी आवाज सुनकर एक पल के लिए पूरे पंडाल में सन्नाटा छा गया और सपा नेता भी सख्ते में आ गए। कन्नौज के तिरवा विधानसभा क्षेत्र में मां अन्नपूर्णा देवी मंदिर परिसर में आयोजित जनसभा में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे तो सपा नेताओं ने स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने अपना संबोधन शुरू किया। वो अपने भाषण में बीजेपी और प्रदेश सरकार पर हमलावर रहे। इस बीच अचानक वो ए पुलिस वाले बोलने लगे तो पंडाल में सन्नाटा छा गया। आपको बता दें कि वो पुलिस वालों पर नाराजगी जता रहे थे। वो मंच से कहने लगे कि क्यों कर रहे हो ये तमाशा, पुलिस वालों से ज्यादा बदतमीज कुछ हो ही नहीं सकता। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। और सपा से हमारे साथ विनय सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत विनय सिंह आपसे ही, सत्ता में आने से पहले ही ए पुलिस वाले बदतमीज, भाषा बदल गई अखिलेश यादव की। देखिए, कोई भाषा कोई कहीं किसी की नहीं बदली है। भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट जिस तरीके से आगे बीच में भाई बोले आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और आगे बीच में भाजपा वाले, बिल्कुल हमने तो नहीं सुना अभी तक उन्होंने बोला है। उनके ऐसी शालीन भाषा विनय सिंह सभा में आपके लोग उपद्रव कर रहे थे, बैरिकेडिंग तोड़ के इधर से उधर कूद रहे थे। मैंने टीवी पे खुद देखा है। ये करते समय पुलिस ये बात तो अखिलेश जी ने वाजपेयी जी इस समय सर सुन तो लीजिए। इस समय देखिए, हम समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट। विनय सिंह भारतीय जनता पार्टी में बाद में जाना, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है। मंच से ए पुलिस वालों से ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। ये भाषा क्या अभी से ही ये मान लिया कि सत्ता में आ गए और उस सत्ता के अहंकार में आकर ये भाषा बदल गई? देखिए, समाजवादी पार्टी कभी अहंकार में नहीं रहती है। अहंकार में तो भारतीय जनता पार्टी रहती है। हमने नहीं सुना ऐसी भाषा। और यह अहंकार जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। जिस तरीके से अहंकार रहा, चुप करो कि हमने नहीं सुना, हमें इसमें कुछ बिल्कुल नहीं है। अच्छा विनय सिंह, अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको सुनवा देता हूं। 1 मिनट आप सुन लीजिए क्या कहा आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। फिर ये कहेंगे ये अखिलेश जी की आवाज नहीं है, बीजेपी वाले करवा रहे हैं। बिल्कुल देखिए, विनय सिंह, अखिलेश जी की आवाज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जवाब मुझे मालूम है। जब बात होती है, मुद्दों की जब बात की जाती है, महंगाई की बात की जाती है, जब मुद्दों की बात की जाती है, जब बेरोजगारी की बात की जाती है, महिला सम्मान की बात, तो ट्विंकल आप लोग। वो पुलिस कप्तान जिसने चुनाव हरवाया था, याद है कि नहीं याद है? इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि इस चुनाव को अपना चुनाव समझना। ये विकास का चुनाव है,
खुशहाली का चुनाव है, तरक्की का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है, किसान को खुशहाल बनाने का चुनाव है। पुलिस, पुलिस वालों, क्यों ये कर रहे हो ये तमाशा? तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता। क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? ये लगता बीजेपी वाले करवा रहे हैं। ये बीजेपी वालों ने रेड कार्ड इश्यू किए थे, याद है कि नहीं याद है? और एक जात के अधिकारी थे, एक जात के जो कहा उस चीज को समझिए। भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। आपने देखा है पंचायत चुनाव में किस तरीके से पुलिस की निगरानी में जब भारतीय जनता पार्टी के गुंडे महिला की साड़ी खींच रहे होते हैं, तो ऐसे पुलिस वालों को क्या कहा जाएगा? विनय सिंह कभी तो खुद पर बोला करिए। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो भाषा है वही आपके नीचे कार्यकर्ता की भाषा हो चुकी है। कई वीडियो आए जिसमें सीधे पुलिस वालों को धमकी देते हैं, सत्ता में आने दीजिए फिर बताएंगे। और हो भी क्यों ना कार्यकर्ता की भाषा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की भाषा इस स्तर की है। ना कोई भाषा खराब नहीं है। आपने देखा है किस तरीके से गोरखपुर में पुलिस वालों ने व्यापारी की हत्या कर दी। ऐसे पुलिस वालों के ये सब भारतीय जनता। चलिए आप इस पर जवाब नहीं देंगे, आ रहा हूं मैं दोबारा आपके पास। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर कार्यकर्ता तक सबकी भाषा एक जैसी हो चुकी है। अब पुलिस नहीं रही है। बात तो सुन लो, मेरी बात सुन लो, मैं इनको बताता हूँ अभी। जी, ये 2-3 घटनाओं की चर्चा कर रहे हैं। समर्थन भाजपा ने भी कभी नहीं किया, लेकिन इस सभा में जी, उन्हीं के कार्यकर्ता और समर्थक जब कूदकर अव्यवस्था पैदा कर रहे थे तो पुलिस ने से उसको व्यवस्थित करने की कोशिश की। उस क्रम में माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा ऐसा कहा गया। क्रिमिनल तो आप अपने मुख्यमंत्री से पूछिए। लक्ष्मीकांत जी, अपने ऊपर से केसेज वापस लेने का काम इस उत्तर प्रदेश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने किया है। आप उम्मीद कैसे कर सकते माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से? हेलो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आपको आवाज मिल पा रही है? मिल रही उन्हीं की भाषा में जवाब देना शुरू करूंगा फिर। नहीं तो भाषा तो आप इतने मतलब सम्मानित है और आप इतने बड़े नेता और आप कह रहे क्रिमिनल कैसे आपने कह दिया? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को आपने कैसे कह दिया सर क्रिमिनल? अध्यक्ष हैं आप जज हैं, आप कोर्ट है? नहीं, आप जज हैं, आप कोर्ट है सर। उनकी आपका बहुत सम्मान है, आपका बहुत सम्मान है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने आपको उपेक्षित किया है, लेकिन आपका लोग सम्मान करते हैं। आज आप हाशिए पे हैं आज भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन लोग सम्मान करते हैं आपका। ये तो मैं तय कर लूंगा मुझे क्या करना है। मैं कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता की तरह से काम कर रहा हूँ मैं। नहीं वो तो पद पे नहीं रह सकता। नहीं वो तो ठीक है, वो तो। लेकिन विनय सिंह, वर्दी वालों को लेकर, पुलिस वालों को लेकर ये बयानबाजी उस वर्दी की तौहीन नहीं है जिसे दुनिया सलाम करती है? 11 मार्च के भोर होते होते ये अपने हैसियत को पहचान जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, बहुत बहुत शुक्रिया विनय सिंह आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, एक बार फिर आपको सुना देते हैं। निवेदन करने आए हैं कि इस चुनाव को अपना चुनाव समझना। ये विकास का चुनाव है, खुशहाली का चुनाव है, तरक्की का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है, किसान को खुशहाल बनाने का चुनाव है। पुलिस, पुलिस वालों, क्यों ये कर रहे हो ये तमाशा? तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता। क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? ये लगता बीजेपी वाले करवा रहे हैं। ये बीजेपी वालों ने रेड कार्ड इश्यू किए थे, याद है कि नहीं याद है? और एक जात के अधिकारी थे, एक जात के अधिकारी थे जिन्होंने अन्याय किया था कि नहीं किया था? वो पुलिस कप्तान जिसने चुनाव हरवाया था,
याद है कि नहीं याद है? इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि इस चुनाव को अपना चुनाव समझना। ये विकास का चुनाव है, खुशहाली का चुनाव है, तरक्की का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है, किसान को खुशहाल बनाने का चुनाव है। पंजाब में चुनावी समर अपने चरम पर है और पंजाब की लड़ाई अपने आखिरी दौर में। सभी पार्टियों के सूरमा अपनी ओर से जोर आजमाइश में जुटे हैं। कांग्रेस खुद को सत्ता में बरकरार रखने की बड़ी चुनौती के सामने खड़ी है, लिहाजा प्रचार के आखिरी दिनों में आज राहुल और प्रियंका गांधी दोनों पंजाब में होंगे और राहुल गांधी फतेहगढ़ साहिब जिले के बस्सी पठाना के न्यू दाना मंडी में रैली करेंगे और इसके अलावा वो शाम 4 बजे पंजाब के सरहिंद में न्यू अनाज मंडी में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज पंजाब के पठानकोट में दोपहर 12 बजे रैली करेंगी तो लुधियाना में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। गौरतलब है कि पंजाब में जहां कांग्रेस की ओर से प्रचार के लिए मैदान में राहुल प्रियंका होंगे तो वहीं बीजेपी की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमृतसर और आनंदपुर साहिब में रैली को संबोधित करेंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी पिछले एक हफ्ते से पंजाब में डेरा डाले हुए हैं। आपको बता दें कि 20 फरवरी को पंजाब में चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। पहले 14 फरवरी को प्रदेश में मतदान होना था, मगर सभी राजनीतिक दलों ने रविदास जयंती के मद्देनजर इस चुनाव तारीख को आगे बढ़ाने का आग्रह चुनाव आयोग से किया था। ओवैसी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए जन अधिकार पार्टी और पीस पार्टी से गठबंधन किया। उन्होंने बताया कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जहां प्रत्याशी देंगे वहां पीस पार्टी उनका समर्थन करेगी और जहां पीस पार्टी प्रत्याशी देगा वहां पर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा उनका समर्थन करेगा। क्या कुछ कहा ओवैसी ने, सुनिए। आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आज हमारे साथ भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के कन्वीनर जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब और रामचरण कश्यप साहब भी हैं और डॉक्टर अयूब साहब हैं जो पीस पार्टी के अध्यक्ष हैं, सदर हैं। और हम तमाम ने मिलकर ये फैसला लिया है कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जहां पर पीस पार्टी के कैंडिडेट रहेंगे उन पीस पार्टी के कैंडिडेट के हम सपोर्ट करेंगे और वैसे ही पीस पार्टी जहां पर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशी होंगे वहां पर वो अपनी सपोर्ट करेंगे। मैं जनाब डॉक्टर अयूब साहब का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने और उनकी पार्टी ने फैसला लिया है और इंशाल्लाह हम सब लोग मिलकर आगे इस चुनाव में मिलकर काम करेंगे ताकि उनकी पार्टी के प्रत्याशी और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के कैंडिडेट्स को कामयाबी मिल सके। आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आज देश में हिजाब को लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और इस बीच भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भी इस विवाद में कूद गई हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि देश में किसी को हिजाब पहनने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हिजाब उनको पहनना है जिनको अपने घर में ही परेशानी है और उनके घर में ही वो संकट है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। हमारा जो हिंदू समाज है वो भी किसी ऐसे बंधन में नहीं है कि उसको बांट दिया जाए या उसको खोल दिया जाए तो वो बिखर जाए, ऐसा बिल्कुल उसके साथ कोई बंधन नहीं है। हिंदू इतना श्रेष्ठ, इतना उच्च विचारधारा का, इतना संस्कारित होता है कि हमें कहीं भी हिजाब पहनने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, हिजाब उनको पहनना है जिनको अपने घर में ही परेशानी है, उनके घर में ही वो संकट में है, उनके घर में ही वो खतरे में है, उनके घर में ही उनकी शील और मर्यादा खतरे में है, इसलिए उनको घर में भी हिजाब पहनना चाहिए। और बाहर तो हिंदू समाज जहाँ निकलता है तो वहाँ पहनने की आवश्यकता नहीं है और जहाँ ज्ञान प्राप्त होता है, जहाँ हम अध्ययन करते हैं वहां तो बिल्कुल ही नहीं। इसलिए आज हम जिस कार्यक्रम में उपस्थित हैं वो अपने को अखंड हिंदू मान करके चलें, हम खंडितों की बात नहीं करते। बीते कई दिनों से देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी के बाद आज फिर से कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी देखने को मिली। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 30,757 नए मामले सामने आए। वहीं 541 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो गई है। कल 30,615 मामले दर्ज किए गए थे। देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 3,32,918 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,10,413 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 4,19,10,984 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। देश में एक्टिव केस की संख्या घटकर 3,32,918 हो गई है। कोरोना को हराने के लिए भारत की लड़ाई लगातार जारी है। भारत में अब तक
174 करोड़ 24,36,288 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। दिल्ली से जोधपुर के बीच चलने वाली रेलगाड़ियां 27 फरवरी तक बाधित रहेंगी और इस सेक्शन पर मेड़ता रोड और खरिया खानगढ़ स्टेशन के बीच पैच दोहरीकरण का काम चल रहा है, जिसके चलते यहां कुछ रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं तो कुछ आंशिक रूप से निरस्त रहेंगी। कुछ का मार्ग परिवर्तित किया गया है। रेल अधिकारियों के मुताबिक 26 फरवरी तक ट्रेन संख्या 22421 और दिल्ली सराय रोहिला से जोधपुर के बीच चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस जोधपुर डेगाना के बीच रद्द रहेगी। 25 फरवरी तक 14887 ऋषिकेश बाड़मेर और 24 फरवरी तक 14888 बाड़मेर ऋषिकेश एक्सप्रेस रद्द रहेगी। जोधपुर जम्मू तवी एक्सप्रेस जोधपुर फलोदी जंक्शन लाड़गढ़ होकर चलेगी और इस ट्रेन को फलोदी जंक्शन पर ठहराव दिया जाएगा। रेलवे के मुताबिक अलग अलग दिन चलने वाली वाराणसी जोधपुर एक्सप्रेस फुलेरा अजमेर मारवाड़ जंक्शन जोधपुर होकर चलेगी। ब्राजील के पेट्रोपोलिस के पर्वतीय क्षेत्र में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 94 हो गई है। स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी बयान में ये जानकारी दी गई। इस प्राकृतिक आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित पेट्रोपोलिस में राहत और बचाव अभियान अभी भी जारी है और यहाँ के मेयर रुबेंस बोमटेम्पो का कहना है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आपदा से 54 घर तबाह हो गए हैं। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में साल 2011 में भी भारी बारिश के कारण सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। राहत और बचाव अभियान के बीच बुधवार को 49 वर्षीय रोसलीन वर्गिलियो के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि उनके कानों में मलबे में फंसी महिलाओं की रोने की आवाज गूंज रही थी, जिसे वो बचा नहीं सकी। उन्होंने बताया कि कल एक महिला मदद के लिए चिल्ला रही थी, मुझे यहां से बाहर निकालो, लेकिन हम कुछ नहीं कर सके। पानी और मिट्टी का मलबा धंस रहा था। उन्होंने दुख जताया और कहा कि दुर्भाग्यवश शहर बर्बाद हो गया। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।